हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं एचआर कंपटीशन एकेडमी से धीरेन्द्र पाठक, लेक्चरर की आज डेमो क्लास में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं अपन बात करेंगे आज, हमने लास्ट टाइम पाचन तंत्र के संदर्भ में कोशिका के संदर्भ में बात की थी, और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। हल्की एक जानकारी आपको दूंगा इसके संदर्भ में। आपका लेक्चरर में ये सिलेबस में भी है, तो थोड़ा सा हम भी जान लेते हैं इसको, आपको अध्ययन कैसे करना है और कैसे इसकी तैयारी करना है। सबसे पहली चीज आपके सामने यहां पर हेडिंग मैंने लिखा पाचन अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जिसको एक शब्द में हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? सामान्य भाषा में जब हम बात करते हैं, सामान्य भाषा में यदि पाचन शब्द को हम डेफिनेशन देते हैं उसका, तो यही बोलते हैं कि भोजन को पचाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में यही शब्द हम वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि जो पाचन है, नॉर्मल भाषा में वे मैं बात करूंगा और नॉर्मल आप लोग समझना। पाचन के संदर्भ में सबसे पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली यह एक जैविक प्रक्रिया है। अब जब जैविक प्रक्रिया मैंने कह दिया, मतलब आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि जितने भी इस प्रकृति में जीवधारी हैं, सभी जीवधारी क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को क्या करते हैं? वह पाचन करते हैं। ठीक है, पाचन क्यों करते हैं ये आगे बात करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं पाचन, उसकी बात आगे करते हैं। तो सबसे पहली चीज की जैविक प्रक्रिया है। इसको आप और भी कह सकते हैं कि सभी जीवधारियों के शरीर में पाई जाने होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें अब ध्यान देना यहां पर, जिसमें होता क्या है? एक तो जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वह भोजन हो गए दीर्घ अणु। क्लियर है? आप जो भोजन कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ अणु। अब दीर्घ अणु से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन यहां पर यह है कि दीर्घ अणु से तात्पर्य कहने का मतलब क्या? भात, दाल, सब्जी, रोटी। ठीक है, इनको नहीं कहना है। ये तो हम कॉमन वे में अपनी बात करते हैं। दीर्घ अणु का कहने का तात्पर्य है कि जो भोजन आप ग्रहण करते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, फैट। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? दीर्घ अणु के अंतर्गत आ गए। इन तीनों को ही मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों का हम ब्रेकडाउन करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से। याद रखना इस चीज को। ठीक है, यहीं पर देखो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? मतलब आपको प्राप्त होगी वसा से। 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी, एक ग्राम अणु, 1 ग्राम लिपिड्स के एक अणु से लगभग आपको इतनी एनर्जी प्राप्त होती है, लगभग 9 किलो कैलोरी। ठीक है, उसके बाद तुरंत ऊर्जा कौन देता है? अभी लिखना कुछ नहीं है, समझो। अभी लिखने के लिए पूरा भी महीने पड़े हैं अपने पास, समझो अभी। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाधिक एनर्जी। कौन दिया? फैट दिया। और जब तुरंत एनर्जी चाहिए तब आप क्या ग्रहण कर लेना? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तुरंत एनर्जी। जैसे आपको चक्कर लग रहा है, जैसे बैठे बैठे नींद लग रही होगी, नींद या सुस्ती लग रही है, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा शक्कर खा लो, 1 चम्मच। कहां से मीठा खरीदने जाओगे? घर के किचन में डब्बे में रखा रहता है शक्कर, उठाओ खा लो, एनर्जी भरपूर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब तुरंत एनर्जी कौन देगा? ये क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं एक प्रश्न, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला सोर्स क्या है? वहां ऑप्शन दिया रहेगा, हो सकता है ये नाम ना दिए हों, लेकिन वहां लिख दे गेहूं या अनाज या फ्रूट्स। ठीक है, या फिर आपको वहां पर ऑयल ऐसा लिख दे, मतलब वनस्पति घी भी लिख सकता है। ठीक है, तो मतलब इनको आपको क्लियर करना है कि कौन लिपिड्स है, कौन प्रोटीन्स है और कौन कार्बोहाइड्रेट्स है। या दाल लिख दे,
क्लियर है? तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन दिया? फिर गलत, वसा। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा कौन दिया? वसा। और एक को दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और तुरंत एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये चीज, ये तो हो गए हमारे क्या? दीर्घ अणु। भोजन की प्रक्रिया में, पाचन के संदर्भ में इन्हीं भोज्य पदार्थों का हमारे शरीर में क्या होता है? अपघटन होता है। अपघटन करते हैं और उनको बदलते हैं हम, सामान्य भाषा में बात करें, सरल अणुओं में। इस अणु में, सरल अणुओं में। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये सरल अणु है, मतलब इन अणुओं के, देखो कार्बोहाइड्रेट को जब हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। एक मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स मतलब दीर्घ है, बहुत जटिलतम अणु होते हैं, जैसे कि काइटिन और सेल्यूलोज। ठीक है, तो देखो पाचन की प्रक्रिया में हम जीवधारी या समस्त प्राणी क्या करते हैं? समस्त प्राणी भोज्य पदार्थों का दीर्घ अणुओं से सरल अणुओं में अपघटन करते हैं। ठीक है, दीर्घ अणुओं से सरल अणुओं में अपघटन करते हैं और अपघटन के पश्चात ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया होगी, यही प्रक्रिया क्या, कौन सी प्रक्रिया कहला गई? पाचन की प्रक्रिया कहला गई, डाइजेशन की प्रक्रिया कहला गई। अब इसके अंतर्गत, ये तो हो गया पाचन के संदर्भ में, कि हाँ पाचन को हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि पाचन में हम जटिल अणुओं को तोड़ेंगे, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब जब हम डेफिनेशन बताएंगे आपको श्वसन का, तो श्वसन में भी यही आपको डेफिनेशन बताना है। वहां पर श्वसन में कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का अपघटन होगा। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में भी भोज्य पदार्थों का क्या होता है? अब ऑक्सीकरण होता है वहां। ठीक, अब इसके पश्चात पाचन को तो हमने समझ लिया कि पाचन क्या है, समस्त जीवधारियों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसका अध्ययन हम 2 प्रकार से करते हैं पाचन को। एक होता है अंतःकोश की पाचन और दूसरा है बाह्य कोश की पाचन। अंतःकोश की और बाह्य कोश की पाचन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रासेल्युलर और उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर। तो पाचन की विधियां हो गई 2। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न है, हमारे मानव शरीर में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 प्रकार का हमारे शरीर में पाचन पाया गया, जीवधारियों में पाया जाता है। एक हो गया आपका अंतःकोश की और दूसरा हो गया बाह्य कोश की पाचन। तो जो बाह्य कोश की पाचन, अंतःकोश की, आपने आंसर दे दिया कि मानव शरीर में कौन सा पाचन पाया जाता है? अंतःकोश की। ठीक है, अब समझना यहां से कहानी आगे की। ऐसे ही कर करके ना पूरे नंबर कटवा के आते हो एग्जाम में। ठीक है, अंतःकोश की पाचन कहने देखो, कोई चीज अब समझ में नहीं आई या ना आए तो उनके शब्दों को अलग अलग तोड़ के समझो। ठीक है, उनके शब्दों को तोड़ो। पहले भी लाइन बोलता था, अभी भी लाइन बोलता हूं। अंतः मतलब कोशिका के अंदर ही क्या होगा? पाचन होगा। ठीक है, कोशिका के अंदर ही यहां पाचन होगा, मतलब इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं। या हम बात कर दें प्रोटोजोआ, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग प्रोटोजोआ हो, आपने कहा ना कि हमारे शरीर में ये वाला पाचन पाया गया, प्रोटोजोअन्स में ये वाला पाचन पाया जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा। ठीक है, अमीबा में ये वाला पाचन होता है।
मतलब वह अपने कूट पादों और पदार्थों से भोज्य पदार्थ को अब्जॉर्ब करने के पश्चात उसका अपघटन कोशिका के अंदर कर दिए। कोशिका के अंदर हो गया भोज्य पदार्थ का अपघटन। ठीक है, किसमें? अमीबा में। मतलब अंतःकोश की पाचन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में होने वाला पाचन हो गया। कोशिका के अंदर होता है यह पाचन। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक शब्द को और बता देता हूं, परीक्षा में पूछा भी जाता है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका वमन। कोशिका वमन, और ये कोशिका वमन भी इसी के अंतर्गत आएगा। और कोशिका वमन कहने का तात्पर्य स्पंज और सिलेंट्रेट में पाए जाने वाली प्रक्रिया है कि उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका के माध्यम से ही शरीर से बाहर कर देना। ठीक है, बाह्य कोश की पाचन के अंतर्गत हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत वे समस्त जीवधारी आते हैं जिनमें आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आहार नाल पाई जाती है। और जिनमें भी आहार नाल पाई जाती है उनमें कौन सा पाचन हो गया? बाह्य कोश की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है अलीसा? हाँ, 3 चीजें क्लियर हुई। एक डाइजेशन क्लियर हुआ, दूसरा पाचन के प्रकार जाना हमने, और तीसरा ये भी जान गया कि हमारे शरीर में कौन सा पाचन होता है। ठीक, अब इसके पश्चात हमको यही पढ़ना है। हमको मानव शरीर के अंतर्गत पाचन की प्रक्रिया को समझना है। तो चलिए मानव शरीर में पाए जाने वाले पाचन की बात करते हैं। मानव शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमने 2 भागों में बांटा। एक पाचन में एक तो हो गया आहार नाल, मतलब मानव शरीर में पाचन, और दूसरा हम देखते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, इन 2 भागों से इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आहार नाल और मतलब आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन में, या जो भोज्य पदार्थ आप न्यूट्रिएंट आप हम लेते हैं, उस पोषक पदार्थों का अपघटन यहां से प्रारंभ होगा। उसको अपघटन कराने के लिए अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स उस क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, और भाग लेने के साथ साथ में भोजन का अपघटन होते जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल जो मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से प्रारंभ कहां तक? गुदा द्वार तक। होकर गुदा द्वार तक, बकल कैविटी, स्टार्टिंग टू बकल कैविटी एंड द एंड ऑफ द एनस। ठीक है, यहां तक पूरी एक लंबी नलिका जैसी रचना पाई जाती है, उसी को कहा जाता है आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, इस आहार नाल में बहुत सारे हम अंगों की बात करने वाले, मतलब कई भागों में यह बटी हुई है। उन भागों को यदि हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला बकल कैविटी, या उसी को हम बोलते हैं मुख गुहा। और मुख गुहा के अंतर्गत हम बात करेंगे दांतों की, दांत, जिह्वा और लार और तालू। यहां पर लार भी नहीं लिखोगे चल जाएगा, और लिख सकते हो आप यहां पर जबड़ा। ये सब कहां पाए जाते हैं? मुख गुहा में हैं, पाए जाते हैं ना। हाँ, मुख गुहा में ये हो गए। उसके पश्चात नेक्स्ट देखो भोजन, देखो समझना यहां पर भोजन सबसे पहले हमने यहीं प्रवेश कराया, कहा? मुख गुहा में। उसके पश्चात भोजन को दांतों ने जीभ, लार और तालू और जबड़ों के माध्यम से हमने उसको पीसना चालू कर दिया। फिर भोजन इसके पश्चात आगे गया, कहां पहुंचता है? ग्रसनी वाले भाग में।
ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, भोजन यहां पहुंच गया, फेरेंक्स वाले भाग में पहुंचा। फेरेंक्स वाले भाग में पहुंचने के पश्चात अब भोजन यहां से आगे बढ़ा और फिर पहुंचा ग्रास नली में। एक एक करके सबको समझाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका करा रहा हूं। ठीक है, कहां पहुंचा भोजन? ग्रास नली में, ओसोफेगस। ठीक है, अब भोजन ग्रास नली के पश्चात आगे बढ़ेगा, अब पहुंचेगा भोजन क्या है? डी नंबर, यहां पर लिख देते हैं अमाशय, स्टमक। स्टमक के पश्चात भोजन नेक्स्ट आगे बढ़ता हुआ फिर पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। या सीधा सीधा एक हम यहां पर वर्ड यूज कर देते हैं, हाँ, आंत्र। अपन लोग बोलचाल की भाषा में आंत बोल देते हैं, और कई लोग उसको लारा पोटा भी कह देते हैं, है ना। वो नली टाइप की रचना पाई जाती है पेट में। ठीक है, तो आंत्र कहते हैं, इंटेस्टाइन कहा जाता है। इंटेस्टाइन को हम यहां पर साइंस में दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत अलीसा सबके शरीर में पाई जाती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, छोटी आंत। छोटी आंत के तीन भाग। ठीक है, ग्रहणी, क्षुद्रांत, सॉरी, हाँ, क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग से मिलकर बनी है छोटी आंत। ठीक है, उसके पश्चात सेकेंड नंबर पे आती है इसी की बड़ी बहन, और उसका नाम है बड़ी आंत। यहां पर लिख देते हैं बड़ी आंत, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहां पर हम बात करेंगे बड़ी आंत के साथ, इसको भी तीन भागों में अध्ययन करना है। इसके भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलान और रेक्टम। तीन भाग किसके हैं? बड़ी आंत के। तीन भाग किसके हैं? छोटी आंत के। ठीक है, ये इसके संदर्भ में यदि हम इसका एक डायग्राम यहां पर बनाएं, कि भोजन इस प्रकार से एक कीप जैसी रचना बना देते हैं यहां पर। हंड्रेड मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है।
35 जूलॉजी एंड बॉटनी, और 30 नंबर का आपका बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। 100 ये हो गया। 80 आप यहाँ पर प्लस कर लिए। उसके पश्चात आपका 50 मार्क्स का क्या बचा? सीडीपी आपका 30 है ना, सीडीपी है। और आपका 5 अंक हिंदी, 5 अंक अंग्रेजी और 5 अंक सामान्य ज्ञान और 5 अंक कंप्यूटर। 20 में 15 तो ले ही आओगे, ठीक है। और उधर 30 में 20 ले आओगे, 120 प्लस पहुंच जाए हो आप तो, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम पाचन तंत्र को देखते हैं, ये अब देखो हम मैं नामकरण कर देता हूं। बस समझने के लिए, ये तो हो गया आपका मुख गुहा, बकल कैविटी, या उसी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात ये वाली जो भाग बनाई मैंने, ये हो गई आपकी ग्रसनी, फेरेंक्स। ये हो गया आपका ग्रास नली। ये वाला हिस्सा हो गया स्टमक। स्टमक, ये यहां पर लीवर है, यकृत। उसके पश्चात ये जो देखो यहां पर एक यू आकार की जो रचना बन रही है, ये छोटी आंत का भाग है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात ग्रहणी के पश्चात फिर अगला हिस्सा कौन सा भाग कहला जाएगा? ग्रहणी के अग्र क्षुद्रांत, और फिर क्षुद्रांत कहलाएंगे। और यहीं पर जो आपका ये इलियम वाला हिस्सा है, इलियम मतलब यहां समझ लो आप, ठीक है। इलियम जहां से भोजन अब कहां पहुंचाएगा? बड़ी आंत में। तो यहां पर पाया जाता है वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक है। क्या पाया गया? वर्मी फार्म अपेंडिक्स पाया गया। और वर्मी फार्म अपेंडिक्स जब पाया गया तो भोजन यहां से फिर गया बड़ी आंत में, ठीक है। ये प्रोसेस है, बस आप पहचान करो, इन चित्रों की पहचान कर लो। लास्ट में ये आपका गुदाद्वार है। तो यहां तक हमको एक एक करके परीक्षा में किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा रहेगा शोषण? आराम से नायक मैडम, आराम। या जो कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में बैठ जाएगा ना, है ना, वो दिमाग में वही चलता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई अवशोषण नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। वाटर एब्जॉर्बेशन कहां? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। अब यहां पर इतना हमने सिर्फ क्या देखो, कई लोग क्या होते हैं, आप, मैं पहले बोल चुका हूं, फर्स्ट डे बोला अविनाश, बार बार बोलता हूं, आप अपने आप को जीरो मानना। हम अलीसा तो इस प्रकार का व्यवहार कर रही है कि उसको अपने अंगों का पता नहीं है कि ये सब अंग मेरे शरीर में पाए जाते हैं। इतना अनभिज्ञ नहीं बनना है, ठीक है। हम देखो एक चीज जान लो, बायोलॉजी सब्जेक्ट को जो अच्छे से समझ लिया वो 50% डॉक्टर बन गया, ठीक है। 50% डॉक्टर वो बन गया, क्योंकि आपको पढ़ना अपने ही शरीर के बारे में। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको हेल्दी बॉडी चाहिए। हेल्दी बॉडी करने के लिए हम अपने अंगों को जान लें, कौन से अंग को हमको कैसे केयर करना है। दीर्घायु हो जाओगे, हो सकता है 100 ईयर पहुंच जाओ। तो आधे डॉक्टर तो बन गए और आधे प्रैक्टिकल के दौर पे बनते हैं, ठीक है। तो अलीसा जानो अपने आप को, मैं हूं कौन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, एक एक करके हमने जान लिया अंगों के बारे में, ठीक है। टोटल अंगों की जब हमने बात की, देखो ये अंग हो गए, मतलब पाचन तंत्र हमारा 2 भागों से मिलकर बना, एक हो गया आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं पाचक ग्रंथियों के संदर्भ में कि पाचक ग्रंथियां कौन सी हैं उनके बारे में।
पाचक ग्रंथियां कहने का तात्पर्य, देखो बेटा ग्रंथियां तो बहुत सारी हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रंथियां बहुत सारी हैं आपके शरीर में, लेकिन हमको यहां पर सिर्फ पढ़ना है पाचक से, मतलब पाचन से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियां जो भोजन के पचाने में मदद करती हैं, उन ग्रंथियों की बात करना है। ठीक है, ग्रंथियां तो बहुत सारी हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी और मिश्रित, 3 प्रकार की ग्रंथियां अलीसा पाई जाती हैं। लेकिन हमको पाचन से संबंधित जब हम बात करेंगे तो हम जानेंगे यकृत के बारे में, हम जानेंगे अग्नाशय के बारे में, और हम पढ़ेंगे लार के बारे में। ये 3 ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, यकृत, लीवर, पेंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 ग्रंथियां हैं। अब ये ग्रंथियों जो किससे संबंधित है, पाचन से संबंधित, जो भोजन के पचाने में मदद करेंगी। ठीक है, भोजन को पचाने में ये मदद करेंगी। अब देखते हैं मदद करने के नाम से, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए नंबर में हमारा कौन सा टॉपिक था, मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा, या इसी को लिखते हैं अपन बकल कैविटी, या माउथ कैविटी, इसके बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं दांत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जबड़ा और तालू पाई जाती हैं। ऊपर वाला कहला गया ऊपरी तालू, नीचे वाला कहला गया निचला तालू। ऊपर वाला ऊपरी जबड़ा, नीचे वाला निचला जबड़ा। ये तो क्लियर है। ठीक है, टॉपिक यहां पर है दांत और जिह्वा, दो है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हम पहले बात करते हैं दांत के संदर्भ में। दांत, टीथ जिसको कहा जाता है, तो टीथ के बारे, अब टीथ के बारे में मैं आपसे पूछूं कि टीथ है तो है, टीथ कितने हैं? ठीक है, कुल दांतों की संख्या 32। तो इसको अपन 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं जी। दांत को अपन 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन दांत के संदर्भ में, तो हेडिंग लिख लिया हमने दांत, टीथ। दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं, और इनका काम है भोजन को काटना, फाड़ना, चबाना और पीसने का काम आते हैं, जो भोजन को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मानव शरीर की हम बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में जो दांत हैं वह 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक है, पहला लाइन, मनुष्य या मानव को द्विबार दंती कहा जाता है, डाइफायोडोंट कहते हैं। पहला लाइन मतलब 2 बार आते हैं। 2 बार आने का तात्पर्य, एक बार जन्म के समय, जन्म के बाद आते हैं और 6-7 साल तक गिर जाते हैं, उनको कहा जाता है दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, जिसको परमानेंट टीथ कहते हैं। क्वेश्चन यहां से आते हैं दांत से, ठीक ना, क्योंकि ये टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें 3 नई चीजों को आप प्रवेश करवाओगे। ठीक, बहुत अच्छे से रिवाइज करना। कहाँ थे आप दोनों? और सरोजनी मैडम कहाँ है? ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर द्विबार दंती क्यों कहा, समझ में आ गया? क्यों कहा अलीसा द्विबार दंती?
हाँ, कब कब आते हैं? ऐसे 7 वर्ष के लगभग ये दांत, दूध के दांत गिर जाएंगे और फिर कौन से दांत आ जाएंगे जो अभी तक हैं। फिर ये भी गिर जाएंगे लेकिन फिर नहीं आएंगे, ठीक ना, फिर गिर जाएंगे फिर नहीं आने वाले। कितना खाना है, कड़ी कड़ी चीजें अभी खा लो, चबा लो। जहां बुढ़े दादी बन गए तो फिर बेटा जूस ही बस पीते रहोगे, बाकी नहीं चबाए मोर ले। ठीक, तो ऐसी कंडीशन मत रहे, जो भी सुख भोगना है भोग लो अभी। अब देखो, दूध के दांत इनकी संख्या होती है 20, होती है मनुष्य में 20, और यहां पर होते हैं 32। डाटा याद रखना, ठीक है, 20 है और 32, ये आपके दांतों की यहां पर संख्या बता दी हमने। अब यहां पर ये तो हो गया मनुष्य को द्विबारदंती कहा गया। मनुष्य के दांत, एक लाइन और बता देता हूं, मानव शरीर में या मनुष्य के दांत गर्तदंती भी होते हैं। कैसे होते हैं? गर्तदंती। ये सब परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। गर्तदंती, गर्तदंती कहने का मतलब टिकोडोन जिसको कहा जाता है, मतलब आपकी मसूड़ों की गहराइयों, गर्त मतलब गड्ढा, ठीक ना, तो गहराइयों तक वह स्थित होते हैं। कौन? दांत, ठीक है। इसलिए मानव शरीर के दांतों को क्या कहा, मनुष्य को क्या कहा गया? गर्तदंती कहा गया। मनुष्य को और क्या कहा गया? द्विबारदंती कहा गया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट लाइन, गर्तदंती, द्विबारदंती, इसके अलावा मनुष्य के दांत, अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। मनुष्य के दांत या मनुष्य की मुख गुहा में दांत, समझ जाना, 4 प्रकार के होते हैं। कहा? मुख गुहा में 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के दांत आपकी माउथ कैविटी में हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसीलिए मनुष्य को विषम दंती कहा जाता है। एक नया वर्ड आ गया, हेट्रोडोन, विषम दंती कहा जाता है। द्विबारदंती इनका डायो, द्विबारदंती क्या बोल, डायोडोंट, हाँ, डाईफायोडोंट। क्या आया? गर्दंती, टिकोडोंट, और इसको कहा हेट्रोडोंट, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। इन तीनों को तुम इंग्लिश में वाली हो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां पर बन गए। गर्दंती आपको कहा जाता है, आपको विषमदंती कहा जाता है, आपको द्विबारदंती भी कहा गया। 3 चीजें हो गई। कितने दांत पाए गए? 32। ठीक तो बोल रहे थे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जब संख्या पूछ ही जाए, कुल कितने दांत? 32। कितने प्रकार के? तब 4 प्रकार के, ठीक है। अब प्रकार में चलते हैं। प्रकार की हम बात करते हैं, दांत के प्रकार। अलीसा, सब प्रकार के दांत है। ड्रैकुला देखिए, ड्रैकुला नहीं देखिए, दिखाता हूं अभी, ठीक है। दांत के प्रकार, 4 प्रकार के दांत मुख गुहा में पाए जाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं कृंतक। ठीक है, ये आपका भी सही ना है। फिर बात करते हैं रदनक। एक एन होगा। किनाइन। फिर बात करते हैं अग्रचवर्णक। और फिर चौथी बात करेंगे चवर्णक दांत की। ठीक है, 4 प्रकार के दांत हो गए, दिखाऊंगा। ठीक है, और अपने आप को देखना उसमें। ठीक है, ये मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। इन 4 प्रकारों के सामने मैं लिख देता हूं कौन क्या काम करेगा। ठीक ना, फिर अपन बात करेंगे संख्या के बारे में। तो कृंतक दांत जो होते हैं ये कुतरने के काम आते हैं, कुतरना और काटने के। गिलहरी लहरी में, चूहा उहा में यही वाले दांत नजर आएंगे। ठीक है, कुतरने के काम को आप भी कुतरते रहते हो। मिर्ची खाना है, दिखाने के लिए मिर्ची खाते हो ना, सामने का जो हिस्से में कोई नहीं रहता वहां पर, और सामने से काटते हो। ठीक है, काटने का काम ही करते हैं। उसके पश्चात रदनक दांत जो होते हैं ये चीरने व फाड़ने के काम आ गए। ठीक है, ये वाला बगल वाला, एक इधर एक इधर, 4 हैं टोटल। ऊपर ऊपर 2 और नीचे 2। लंबा दांत होता है, मतलब दांतों का ऊपरी हिस्सा नुकीला रहता है, लंबे होते हैं, गहराई तक स्थित है। सब गिर जाएंगे बुढ़ापा में। सबसे पहले तो यही गिरते हैं, सामने वाला आदमी पोपड़ा नजर आने लगता है, सामने के 2 दांत दिखते हैं, ये और ये। और सेम कंडीशन यहाँ यहाँ की हो जाती है। अब रोगे तो भी हवा निकलेगी, हंसोगे तो भी हवा सामने से निकल गई, और सामने वाला भी जोर से हंस दे, ड्रैकुला टाइप का दिखने लगेगा, 4 दांत वाला। इसे पिक्चर में देखना, ड्रैकुला को डराने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो चीरने फाड़ने के, जैसे गन्ना आप लोग निकालते हो, रजनक वाला है। यहां पर लिखना चबाने का कार्य करते। ठीक है, ये चबाने का काम करता है प्रीमोलर, और ये हो गया ये चबाना और पीसने के काम, वह पीसने का कार्य। ठीक है, 4 हो गए, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक। याद हो गए? पूछूंगा। ठीक है, पूरा ओवरऑल है। हाँ, कृदंत भी बोलते हैं इसको, कृंतक, कृदंत, रदनक, भेदक भी बोलते हैं इसको, रदनक को भेदने वाला। ठीक है, और ये अग्रचवर्णक और चवर्णक, 4 दांत। 4 दांतों के पश्चात अब बात करते हैं आपकी, चलते हैं कहा? मुख गुहा में। ठीक है, अब आपके मुख गुहा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुस गए थे, ठीक है ना, और घुस के वापस आ गए थे। ठीक, अब चलो यहां प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो बेटा, यहां पर हम बना रहे हैं, ये हो गए आपके केनाइन वाले दांत, सॉरी इंसीजर वाले दांत। चारों दांत एक बराबर, यदि सभी दांत, ये हो गए 4। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट यहीं पर पाए जाते हैं एक एक की संख्या में आपका केनाइन, जिसको बोलते हैं रदनक। ठीक है, उसके पश्चात प्रीमोलर,
प्रीमोलर दांतों की संख्या बनाते हैं यहां पर इस कलर से। इस प्रकार से, ठीक है। अब आएंगे आपके मोलर वाले दांत। कौन सा कलर यूज कर दूं? रेड कलर दिखेगा, ठीक है। दोनों टुकना ये यहां पर बनाता हूं मोलर। तो एक और आता है यहाँ पर बाद में वेस्टिशियल टीथ कहा जाता है। 3 3 6 7 4 11 12 13 14 15 गड़बड़ हो गया। तो मैं ढूंढना, मेरे को फार्मूला लिखने दो पहले। हाँ, प्रीमोलर 2 होंगे यहाँ पर, 3 ये होगा, 3 2 1 2 कितना हुआ? 2 1 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो मैं ढूंढना इनकी संख्या बना दो 3। ये हो गया आपका एक साइड का जबड़ा। सेम कंडीशन दूसरे साइड का ही बना के देख लो। उसके पश्चात ये हो गया। जब भी कोई चीज घर में पढ़ना तो उसको जरूर डायग्राम से पढ़ना, ठीक है। बिना डायग्राम के मत पढ़ना, क्योंकि जितना भी पढ़ोगे सब भूल जाओगे। और डायग्राम में एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना तो काम ही आएगा आपके, ठीक। अब देखो ये है आपका ऊपरी जबड़ा, ठीक। और सेम ऐसे ही दांत कहां बनाना है आपको? नीचे, ठीक है। संख्या गिन लो, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब अपन लाल से लाल को वहां पर दिखा दे तो इनकी संख्या कितनी है? 3। इनकी संख्या यहां पर 2, इसकी संख्या 1, और ये टोटल 4, और ये 1 2 और 3, ठीक है। अब देखना, इसी को आपको यहां से, जहां पर 4 लिखा है मैंने, यहां से आप पूरे जबड़े को 2 भागों में विभक्त कर दो, ठीक है। तो एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर का हिस्सा। अब हम इधर के हिस्से की यदि बात कर ले, ठीक है। अब जहां पर मैंने 4 लिखा था, अब वहां पर हम कितना कर देंगे? यहां पर 2 कर देंगे। तो 2 कौन से हैं? आई की संख्या, सॉरी, अब देखें यहां पर तो आई की संख्या हमने कितनी कर ली? 2 कर ली, ठीक है। उसके पश्चात आपका केनाइन की संख्या कितनी है? 1। फिर है आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3, ठीक है। अब यही आपका दंत सूत्र बन जाता है। यदि हम टोटल जबड़े की यदि हम बात कर ले, ऊपर वाले जबड़े की, आई इक्वल टू 2/2 इंसीजर का, ठीक है। केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। इसी को कर देते हैं 2, ठीक है। कहने का मतलब इधर की दांतों की संख्या यहां से लेकर के यहां तक हो गई 16, सॉरी 8, आप लोग भी 8, इधर का हो गया 8, ऊपर वाले जबड़े का सेम कंडीशन यहां की, सेम कंडीशन यहां की, ठीक है। टोटल परमानेंट टीथ की संख्या कितनी हो गई? 16/16 इक्वल टू 32। परीक्षा में
दंत फार्मूला को कूट रचना के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कूट रचना दे देगा, यही आपको फार्मूला लिख देगा, आपको क्लियर करना है कि कौन सा है। तो आपको कब कंफर्म होगा, तो आपको डायग्राम पूरा क्लियर हो, और डायग्राम यदि क्लियर नहीं है तो आपको इनकी संख्या पता हो जाए। जो डायग्राम क्लियर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसकी संख्या। अब काउंट करो, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर दें, 2 1 3 और 2 5, और फिर हो जाएगा 2, अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, 2 1 3 और 4 और ऊपर 5। ठीक है, तो मैं अलग से लिखता हूं, रुक जाना। स्थायी दांत का सूत्र, और यहां लिख देते हैं दूध के दांत का सूत्र। चलो बताओ, यहां पर आई की संख्या बोलो, 2/2, केनाइन की संख्या 1/1, प्री मोलर की संख्या 2/2 और मोलर की संख्या 3/3। ठीक है, ये किसका है, स्थायी दांत। कुल दांत 32। ठीक है, जस्ट अपोजिट इधर चलते हैं, यहां भी आई की संख्या जाना, आई की संख्या 2/2, केनाइन की संख्या 1/1, प्री मोलर की संख्या 0/0 और मोलर की संख्या 2/2। तो कुल दांत हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ये दोनों दांत के दंत सूत्र का फार्मूला हो गया। गिन रही हो, एक डायग्राम से और दिखा देता हूं, क्या हो गया, तो डायग्राम बना दें। समझना, केनाइन है, इंसीजर है, केनाइन हो गया, ये हो गए प्रीमोलर, और ये हो गए मोलर। तो देखो इसको समझ लेना, 2 1 2 और ये 3, ये एक साइड का जबड़ा है ना। सेम कंडीशन में ऊपर साइड, ऊपर वाला जबड़ा और उसके नीचे वाला जबड़ा इधर लिख लेना। तो टोटल संख्या कितनी यहां पर लिख देना, इंटू 2 कर देना, ठीक ना। यहां पर अब डायग्राम बनाओ ना दूध के दांत का, बच्चों वाले दांत, ये केनाइन, प्रीमोलर को आपको क्या करना है, यहां पर छोड़ देना है, सीधा ये वाले दांत लेना है, मोलर। ठीक है, तो 2 1 3 और 2 5, ये दूध के दांत हो गए। यहां पर 2 1 2, ये एक हिस्सा है, यहां पर क्या कर दोगे, इंटू 2 कर देना। टोटल दांत संख्या कितनी आ गई, 20 आएगी। दूध के दांत की संख्या और स्थायी दांत की संख्या। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, अब इसके पश्चात आपके जो दांत हैं, इन दांतों में एक गुहा पाई जाती है, और उस गुहा को बोलते हैं पल्प कैविटी कहा जाता है, या मज्जा गुहा कहते हैं। दांतों के अंदर, मतलब दांतों की यदि रचना को आप देखते हैं तो ये इस प्रकार का दांत रहता है। ये हम देखें डायग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, दांत की संरचना का समान अध्ययन करते हैं तो
तो दांत के यहां पर कौन सी गुहा पाएगी, मैं बताया पल्प कैविटी या मज्जा गुहा, जहां पर रक्त वाहिनियां भी पहुंची रहती हैं जो दांत को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के भाग कितने हैं, यहां लिखता हूं मैं, दांत के भाग 3 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक और तीसरा रूट, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं सिर, ग्रीवा और जड़। ये 3 भागों से मिलकर के आपका दांत बना हुआ रहता। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ दांत का सिर वाला भाग ही ऊपर नजर आता है, आपका ग्रीवा और आपकी जड़ मसूड़े के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमने जो बात की अभी की यहां पर पाई जाती है, कॉमन चीज बताना चाह रहा था आपको मैं, ये है आपकी मज्जा गुहा, पल्प कैविटी। मज्जा गुहा पाई जाती है जहां पर रक्त वाहिनियां पहुंची रहती हैं, है ना। थोड़ा सा टोकर लगता है तो हमको दर्द होता है ना, ब्लड निकल जाता है, दांत टूटता है तो। ठीक है, लेकिन एक समय के पश्चात यहां पर जो पल्प कैविटी होती है, एक समय के पश्चात वह पल्प कैविटी की गुहा बंद हो जाती है। बंद होने का फिर जब उसके बाद दांत गिरते हैं तो क्या होता है, फिर दांत दोबारा वापस नहीं आते। तो यहीं पर आपका जो दांत है, इस दांत के ऊपर एक जो सफेद कलर की परत नजर आ रही है, इसी को सीमेंट कहा जाता है, या परत के रूप में, इनामेल के रूप में हम उसको जानते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो नाम याद रखना इनामेल का, सीमेंट नहीं, इनामेल, है ना। इनामेल बोलते हैं, इनमेल भी पढ़ते हैं कई लोग। इनामेल यहां पर लिखता हूं इसके बारे में, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग। कई लोग कहां लिख देते हैं, अस्थि को लिख देते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा, अस्थि भी दिया रहेगा, है। तो अस्थि में मत जाना, इसी में जाना, किसमें, इनामेल में। ठीक है, ये तो हो गया दांत के संदर्भ में। इसके पश्चात अब भोजन को हम ले चलते हैं कहां, जिह्वा में। किसमें ले चलेंगे, जिह्वा वाले भाग में ले चलते हैं। जिह्वा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टंग कहा जाता है। टंग में टनटनाते भी रहती है, यदि ये ना टनटनाए तो कोई बात ही ना हो पाए किसी से। टंग। अब जो जिह्वा है, इस जिह्वा के बारे में आपको ये तो पता है कि जिह्वा का सामने वाला ऊपरी जो सिरा है ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है तभी ये आवाज निकल रही है, और पिछला वाला भाग, पश्च से पीछे वाला भाग ग्रसनी वाले के भाग से वहां पर आकर के वह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और आपकी जो जिह्वा है, इस जिह्वा में क्या पाए जाते हैं, स्वादांकुर पाए जाते हैं। हाँ, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। स्वादांकुर कहाँ पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं, जिह्वा में पाए जाते हैं। अब आप जो जिह्वा है, इस जिह्वा का यदि हम डायग्राम ऐसा बना लें, ठीक है, ये आपकी जीभ है। कभी आईने में नहीं देखते हो तो आज देखो। ठीक है, जिह्वा, और जिह्वा में जो टेस्ट बर्ड होते हैं, इन टेस्ट बर्डों की बात करें यदि हम, तो इसका जो लास्ट वाला हिस्सा, पीछे वाला जो एरिया होता है, यहां से बिटर का पता चलता है। कड़वा भी लिख सकते हो, तीखा भी लिख सकते हो। मिर्ची भी यहीं पर लगती है ना, ऐसे खाई मिर्ची तो झंझना जाता है, यहां पर सामने तो नहीं झंझनाता, यहीं पर झंझनाता है। ठीक है, तो यहां से इसका पता चलता है। उसके पश्चात अगला हिस्सा, अब यहां पर बनाता हूं, मतलब ये पूरा एरिया ना, हाँ,
यहां पता चलता है शोर वाला एरिया। शोर मीन्स खट्टा, ठीक है, ये खट्टापन को बताएगा। उसके पश्चात और नीचे चलते हैं, ये वाला एरिया मतलब ये पूरा हिस्सा, ये बताता है साल्टी अर्थात नमकीन। अब एक ही टेस्ट बचा, कौन सा टेस्ट बचा लीसा? हाँ हाँ, पसंद है मीठा खाना? मीठा, स्वीट, ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है, ठीक है, कि कौन सा स्वाद जीभ में या टंग में कहां पर पता चलता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से 4 प्रकार का टेस्ट यहां पता चला, वैसे ही बेटा 4 प्रकार के आपके मुख में पैपिला पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो टेस्ट के बड होते हैं, बड कहां घुसे रहते हैं? तो पैपिला में घुसे रहते हैं। लेकिन अभी आप इसको जानो, ठीक है, क्योंकि अभी तो अपन सिर्फ क्लास सुन रहे हैं, इन फ्यूचर आपको फिर से पढ़ के इसका नोट्स तैयार करना है, ठीक। अब भोजन को आगे ले चलें, किस ओर? अब कहा जाएगा भोजन? शांत रहना। भोजन कहाँ जाएगा? यहां से ग्रसनी में जाएगा। हाँ, क्या बोली प्रेमलता? कुछ तो बोली थी, है ना। देखो बेटा, अब उसके पश्चात यहीं पर अपन थोड़ी सी बात कर देते हैं इसके बारे में, साथ ही साथ लार के बारे में। लार ग्रंथि, क्योंकि अपन लोग मुख गुहा से बाहर क्यों जाएं, पहले मुंह में घुसे रहें, ठीक है। लार ग्रंथि को अपन जान ले। लार ग्रंथि को जब समझेंगे तो लार ग्रंथियां जो होती है 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक चीज तो जान लो, एमएससी करके बैठे हो, सब कुछ जानते हो, है ना, सब कुछ जानते हो, बस टार्च मेरे को मारना है। टार्च पड़ेगी, अपने आप चमकने लगोगे, है ना। क्या है कि एमएससी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हमने भी पढ़ा, तो उस समय ये सब चीजें, मतलब ये कोशिका उसके बारे में वहां नहीं पढ़ाया गया। कहीं माइक्रोब्स में ले गए, कहीं सूक्ष्म, इनके बारे में चला क्लास, ठीक है। ये सब 11th-12th में है, और इसको पढ़े तब भूल चुके हैं, लेकिन पढ़े तो हो, साइंस से जुड़े तो रहे। और कई लोग जुड़े जरूर थे साइंस से, लेकिन साइंस से वास्ता नहीं रखे, है ना। कई चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा हाँ ये इसी कुछ तो है, लेकिन कंफर्म क्या है ये पता नहीं है। सुने तो है नाम, देखो पूरे सिलेबस में ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिस नाम को आपने सुना नहीं होगा, है ना। बस थोड़ा सा उसके बारे में समझना बस है। हाँ, तो समझे तो राख गिरी, अंगार चमक गया। और अंगार जो ज्यादा अच्छे से फुकाया रहता हो ज्यादा तेज चमकेगा। इसमें से हल्की फूंक मारोगे थोड़ा सा राख हटेगा, तो थोड़ी सी फूंक मारना ही नहीं है। अच्छी खासी फूंक मार दे तो अंगार ऐसा चमक जाए कि सीधा गवर्नमेंट स्कूलों में ही नजर आए और 55,000 की सैलरी उठाए, ठीक है। अरे अच्छी खासी सैलरी है और अच्छा खासा उसमें आपको इनकम भी होगा, परिवार को समय भी दोगे, है ना। और आजकल तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है और कई क्रेज इसके बनते हैं। जॉब में रहोगे तो फ्यूचर भी अच्छा रहता है। जीवन साथी का भी चुनाव फिर आप करने लगते हो, अभी तक जीवन साथी चुनाव करता है, अच्छी जॉब में तो हम खुद चुनाव करेंगे, है ना। तो बहुत बस 4-5 महीने की मेहनत बस है, उसके बाद बल्ले बल्ले है, ठीक है। लार ग्रंथियां लार ग्रंथियों के बारे में जब बात करते हैं अलीसा, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हिंदी में लिखता हूं पहले मैं, उपकर्ण ग्रंथि, पैरोटिड कहा जाता है जिसको, है। दूसरा है अधोहनु,
जिसको सब मैक्सिबुलर कहा जाता है। और तीसरी है अधोजिह्वा, हाँ, जिसको सबलिंगुअल कहा जाता है। सबलिंगुअल, अधोहनु, उपकर्ण और उपकर्ण ग्रंथि, अधोहनु और अधोजिह्वा। इंग्लिश हिंदी नाम तो भूल ही जाओगे। सबसे बेटर है पैरोटिड, सब मैक्सिबुलर और सब लिंगुअल। अब देखो, सब मैक्सिबुलर और लिंगुअल में हमेशा आदमी कंफ्यूज होता है, हाँ? तो लिंगुअल से आप अपनी जीभ को ही याद रखो, और मैक्सिबुलर हो गया आपका जबड़ा वाला। अब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब दो ऐसी हैं जो जबड़े के पास है ना। अब मतलब आपके जबड़े में ले चलता हूं आपको, ये जबड़ा। अब जबड़े के पास यदि हम समझेंगे तो एक जबड़ा यहां खत्म हुआ, मतलब एक यहां पर है और एक यहां पर है, एक एक हो गई, ठीक है। अब वापस चलते हैं जीभ में। जब जीभ में जाके देखेंगे तो एक एक की संख्या में यहां पर, ये हो गया सबलिंगुअल, ठीक है। अब बचे कान, तो ये हो गए कान, और कान के जस्ट नीचे यहां पर उंगली लगाओ ऐसे, तो यहां में एक एक की संख्या में यहां पर होते हैं। इमली जब वृक्ष में लगती है, हरे कलर वाली इमली, यदि वह इमली मिल जाए और बढ़िया नमक और मिर्ची वाली चटनी मिल जाए, मतलब दाना छीलना बस मत पड़े, और सीधा कली को ऐसे खाते बन जाए, तो अभी कुछ आया होगा मुंह में और जो आया वही क्या है, लार है, ठीक ना। लार नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, लार ना होती तो मुंह चिकना युक्त नहीं रहता, तो लार बहुत काम की, ठीक है। तो लार के बारे में देखें थोड़ा सा और। लार, सलाइवा, एक चीज जान लो कि लार में, देखो एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, जब हम ग्रंथियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ग्रंथियों को हमने दो भागों में बांटा, सॉरी तीन भागों बोल सकते, दो भाग में मुख्य रूप समझो आप। एक जो हो गया एंडोक्राइन और दूसरी हो गई एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी। एक चीज का हमेशा याद रखना, जो बाह्य ग्रंथियां हैं कौन कौन सी, जैसे कि मैं बात करूं आपके अंदर यकृत की हम बात कर दें, लाल ग्रंथि की बात कर दें, श्वेत ग्रंथियों की बात कर दें, स्तन ग्रंथियों की बात कर दें, ये सब बाह्य ग्रंथियां हैं, ठीक ना। हमेशा बाह्य जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे एंजाइम का सिक्रेशन होगा बेटा, ये याद रखना, ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या निकालेंगी, एंजाइम्स निकालेंगी, ये हमेशा याद रखना, गलत मत कर देना। कोई परीक्षा हाल में लिखते कई बार होता है ऐसा कि हम लोग एंजाइम्स और हार्मोन्स को कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, इनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब मिल्क ग्लैंड हमने नाम दिया था इसका, अग्नाशय का। और कौन सी होती है आपकी मिल्क ग्लैंड, मानव शरीर में और कौन सी है मिश्रित ग्रंथि, एक तो हो गया आपका पेंक्रियास, दूसरा, हाँ, ठीक ना, जनन ग्रंथियां, तो ये कौन है, मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं, जनन ग्रंथियां और अग्नाशय, ठीक है। तो ये अब हम बात कर रहे थे लार के संदर्भ में, तो लार में एंजाइम्स के रूप में टाइलिन, ब्रैकेट में लिख देता हूं एमाइलेज, पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन। अब जो टाइलिन है
ये टाइलिन, देखो एक चीज ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में जो लार पाई जाती है, और लार के माध्यम से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहां से प्रारंभ हुआ? मुख गुहा से। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि मुख गुहा में, लिख देता हूं यहां मैं कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की हम बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य, जो मंड है, ठीक ना, जैसे हम कोई चीज खाते, मंड या स्टार्च को बोलते हैं हम, उसको ये टाइलिन माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वहीं यदि कच्चा स्टार्च सभी में पाया जाता है, यदि कच्चा जो स्टार्च है अनाजों में जो उपस्थित रहता है, जो हम कच्चे अनाज खाते हैं, उसमें जो स्टार्च है उसको यही टाइलिन डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। तो मतलब इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ हो गया? मुख गुहा। एक काम तो उसने ये कर दिया लार ने। दूसरा काम क्या करता है लार? भोजन को लसलसा बना देता है। और क्या काम करता है लार? बोलने में सहायता करता है। और क्या काम करता है? यहीं पर बेटा एक चीज और पाई जाती है लार में। लार में आपका ऐसा नहीं है कि लार में सिर्फ टाइलिन बस है, लगभग 90 से 92% तो इसमें, 90 से 98% लगभग इसमें वाटर पाया जाता है, जल। 0.5% यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो भोजन के साथ मिक्सअप होते हैं और भोजन को डाइजेशन कराने में मदद भी करते हैं। कौन कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। और लाइसोजाइम का काम क्या है? जो भोजन हमने फुल्की, गुपचुप, चाट खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, रोड में खड़े होकर के ऐसे ऐसे, तो डस्ट तो उड़ता ही होगा, बैक्टीरिया तो बैठता ही होगा। जब उसको हमने खाया तो हमारे लार में उपस्थित लाइसोजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरिया पहुंच गया मुंह में, उसको वह नष्ट करता है। ठीक है, अब भोजन यहां से पूरा थल का नम चिकनाई युक्त होता हुआ अब भोजन पहुंचेगा कहां? ग्रसनी में। कहां पहुंचा? ग्रसनी में, फेरेंक्स में पहुंचा। ध्यान रखना, ग्रसनी और ग्रास नली भोजन का कोई पाचन नहीं करती। वहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ग्रसनी, हाँ, ग्रसनी एक ऐसा जंक्शन है आपके मुख गुहा में। ग्रसनी की यदि हम बात करें, ग्रसनी इसी को हम बोलते हैं फेरेंक्स कहते हैं, और यह एक कीप के समान कीपानुमा एक रचना पाई जाती है। ठीक है, कीप मतलब भोजन यहीं से आएगा। यहीं पर एक और परत पाई जाती है यहां पर, जो इस प्रकार से होती है, जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ठीक है, ग्लॉटिस भी बोल सकते हो। ये एक परत, समझ लो, परत जैसी रचना है। भोजन आया तो ये हो गई आपकी ग्रास नली, हवा आई तो ये हो गई श्वास नली, ट्रैकिया और ओसोफेज, दोनों। भोजन आया तो ये जो येलो कलर का मैं बीच में बना दिया हूं, तो ये इधर को कवर कर दिया। ठीक है, और जब आपने सांस ली तो ये इसको बंद कर दिया। तो भोजन भोजन वाली नली में गया और श्वास श्वास नली में चला गया। ठीक है, तो ये दोनों यहां पर काम कहां पर हो रहा है? ग्रसनी में हो रहा है। ठीक है, ग्रसनी में हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको यहीं पर,
ये आपकी जीभ है। जीभ के दोनों हिस्से, ये जो सिरा जहां पर, यहीं पर एक घंटी जैसी रचना पाई जाती है, उसी को यूवुला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यूवुला कहा जाता है। आईने में मुंह खोल के देखना, एक घंटी टाइप का टंगा नजर आएगा, है ना। और इसके दोनों साइड इस प्रकार से अलग अलग ग्रैंड टाइप की ऊपर रचना पाई, इसको टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक ना। पूंछ जैसी रचना इधर टॉन्सिल्स होती। टॉन्सिल्स के पश्चात हमने बात को, कई बच्चे कहां पर गलती कर जाते हैं, वो जो मैं बता रहा हूं एपिग्लॉटिस और यूला को एक साथ जो समझ लेते हैं कि हाँ वो एपिग्लॉटिस है, वो यूला है। यूला को जानते ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये भोजन यहां की ओर प्रवेश कर गया। ध्यान देना, ये ग्रास नली, और ग्रास नली में एक गति पाई जाती है, क्रमानुकुंचन की गति। क्रमानुकुंचन की गति कहां पाई गई? ग्रास नली में पाई गई, प्रेमलता जी। तो ये भोजन जब इस नली में जाता है तो नली सीधी नहीं रहती, ये नली सीधी नहीं है, ये नली को मैं रचना बना देता हूं, ये नली इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की रचना है। ये श्वास नली कैसी रचना है सर? तो श्वास नली को देख लो, दिखाई दूं सब आज। ये आपकी श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाएगी, और यहीं पर इस प्रकार से कार्टिलेज पाए जाते, उपास्थियां पाई जाती। ये हिलाओगे इसको ना तो हिलता ही ऐसे ऐसे, अपने गले का मेरे को मत नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये अब यहाँ जो ये इसकी जो दीवार होती है, ग्रास नली की जो दीवार होती है अंदर वाली, यहां पर पाई जाती हैं श्लेष्मा ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, जो इस भोजन को आसानी चिकनाई युक्त करती हैं। चिकनाई होकर तो आ ही रहा है, और आसानी से भोजन नीचे की ओर सरक गया, ठीक है, भोजन नीचे पहुंच गया। श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, प्लस क्रमानुकुंचन की गति, पैरास्टेलिस कहा जाता है। क्रमानुकुंचन की गति कहां पाई जाती है? ग्रास नली में पाई जाती है, ठीक है। ग्रास नली के पश्चात भोजन अब पहुंचा, उसके पश्चात यहीं पाया जाता है स्टमक, ये स्टमक, ठीक है। स्टमक वाले भाग में पहुंचा भोजन। स्टमक जो होता है, अमाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, अमाशय, अमाशय की जो दीवारें होती हैं मोटी लेयर वाली होती हैं, और इनमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। से पूछे जठर ग्रंथि कहाँ है तो आप बताओगे अमाशय में पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथियां किसका सिक्रेशन करती हैं? तो जठर ग्रंथियां, जय श्री राम, किसका करती हैं? जोर से बोलो जो बोलना है। जठर ग्रंथियां जठर रस का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। और जो जठर रस है उसमें जो निकलने वाला एंजाइम्स है, तब आप बोलोगे कि वो हो गया एचसीएल, पेप्सिन, प्रोरेनिन, जेलेटिनेज, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें वहां पाई जाती, तो जिसकी चर्चा करेंगे कल, ठीक है। आज इतना पर्याप्त है आज के लिए, ठीक है अविनाश। कल कोशिका पढ़ा, आज डाइजेशन को सुन लिया थोड़ा सा। आज शुक्रवार है, सैटरडे, कल सैटरडे है ना। और चार समझो अभी, और तैयारी यदि करना है तैयारी करने में जुट जाओ, अब किसी का वेट मत करो, है ना। क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस चक्कर में हम बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। आपको भूख लगी तो आप खाओ ना जी, सामने वाले का पेट भरा है, उसका हम काहे वेट करें उसका। कई बार उस चक्कर में हम लोग भूखे रह जाते हैं, आना खाना भाई, आना खाना। अरे भाई उसको नहीं खाना है, क्यों खिला रहे हो? लेना बाद में खाऊं। तुमको भूख लगी तुम खाओ, संकोच मत करो, खाओ, पेट भर लो। अलीसा, हरा पेट
अभी से खाना चालू करोगे तो अक्टूबर तक भर जाएगा। ठीक है। और सोचोगे कि इकट्ठे शादी बारात में जाते हो ना, भूखे, और लगता है क्या क्या खा लूं, और उस चक्कर में जब सोचते हो कि क्या क्या खा लूं, कुछ नहीं खा पाते। मालूम क्यों? तो हमारे जैसे कई लोग बोलते हैं क्या क्या खा लूं, वो लाइन में लगे रहते हैं। जहां जहां लाइन लगते लगते रसगुल्ला के पास पहुंचे, खत्म, सीरा बस परे। ठीक है। वैसी पढ़ाई है जीवन में। जो हौसला और विश्वास आपके अंदर होगा, वो हौसला मैं थोड़ी जान सकता हूँ क्या आपके अंदर कितनी हिम्मत है, क्या है। तो हिम्मत बढ़ा। अच्छा, ये भी मत सोचना कभी लाइफ में कि मैं नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हो। बस पढ़ते रहो, किताबों से जुड़े रहो। सबसे अच्छा दोस्त आपकी किताब से जुड़े रहो। धीरे धीरे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहला दिन मैं सोचा था कि क्लास स्टार्ट करूं कि ना करूं बायोलॉजी का। पहला दिन जब 10 तारीख का कई लोगों का एंट्री था, पहुंचा भाई अविनाश। अविनाश का दिल टूटा। अगले दिन बेचारे को भूख लगाई, खाना बनाने लग गया, है ना। तो थोड़ा जुझारू प्रत्याशी बनो। सीधी बात मेरा कहने का मतलब है, जुझारू बन जाओ। जुझारू कहने का मतलब, यदि बनना है तो सब 5 महीने सब चीजों को त्याग दो। ज्यादा दिमाग को डाइवर्ट मत करना, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसको भी कर लूं। उस चक्कर में कहीं के नहीं ये हो पाया ना वो हो पाया ना ये हो पाया। कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मेरा लक्ष्य क्या है, और तैयारी करना प्रारंभ कर दो। ठीक है। फिर कल मिलते हैं 12 बजे, के आगे की बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को बाय, नमस्कार। ठीक ना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खूब खाओ, खूब पढ़ो।